हेलो दोस्तों मैं मनोज यादव आप लोगों का माई क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने अपने आगामी कक्षाओं में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य से आगे 40 क्वेश्चनों की ये सीरीज है। इसमें दोस्तों आज मौर्य साम्राज्य को हम लोग ख़त्म कर लेंगे। बिना किसी देरी के चलते हैं आगे, अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस क्लास को हमने एक बार ले चुका था, लेकिन आवाज़ ना आने की वजह से इस पीडीएफ को फिर से दोबारा रिपीट कर देते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें किस राजा के अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो दोस्तों इस किससे पता चलता है, तो वह है दोस्तों अशोक के अभिलेख से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अशोक का रुमिनदेई स्तंभ संबंधित किसके जन्म से है। दोस्तों गौतम बुद्ध के जन्म से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है दोस्त, तो वह है विशाख दत्त के। चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित पद डायोनीसस किसे निर्दिष्ट करता है। तो वो शिव को, यानी कि जो डायनेसिस का शब्द का प्रयोग मेगास्थनीज ने अपनी बुक में किया है वह किससे संबंधित है दोस्तों, भगवान शिव से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, अशोक की कौन सी शिलालेख में संगम राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों वह कौन सा दूसरा और 13वां अभिलेख जो है या शिलालेख जो है उसमें संगम वंश की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में, अशोक के स्तंभ लेख के शीर्ष पर उत्कीर्ण किन जानवरों का वर्णन मिलता है। ये भी एमपीपीसीएस में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है कि जो अशोक स्तंभ था उस पर किन किन जानवरों का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों कौन सा था, सिंह, अश्व, हाथी और बैल थे। चलते हैं आगे, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख मिलता है। तो भाब्रू लेख में, किसमें, भाब्रू लेख में दोस्तों बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख मिलता है। अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है। तो मास्की अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। अगला प्रश्न है, अशोककालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते थे। तो दोस्तों अशोककालीन जो थे अभिलेख थे वह 3 भाषा में लिखे जाते थे, ब्राह्मी, अरमाइक और खरोष्ठी। एक विदेशी लिपि भी होती थी। चलते हैं आगे, हम लोग कलिंग युद्ध का विवरण हमें मिलता है 13वें शिलालेख में। देखिए यहाँ पे मई हो गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे देख लीजिएगा, 13वें होगा। कौन सा होगा दोस्तों, 13वें शिलालेख में। चलते हैं आगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा था। लौरिया नंदगढ़ का स्तंभ सबसे सुरक्षित स्तंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पत्थर पर प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में मिलता है। तो प्राकृत भाषा में मिलता है। सबसे पहले जो पत्थर पे उत्कीर्ण जो अभिलेख मिलता है हमें, वह किस भाषा में मिलता है, प्राकृत भाषा में मिलता है। अगला है, अशोक के अभिलेखों में कितनी लिपियां मिलती हैं। तो अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियां मिलती हैं, जिसमें कि हम लोगों ने तीन तीन के बारे में दिख चुका है, और जो हम लोगों ने देखे हैं उसमें जो बचा एक लिपि जो है अलग अफगानिस्तान एरिया में लिखी जाती थी। चलते हैं आगे, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है इसमें, अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। तो तीसरा लघु शिलालेख जो है उसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। चलते हैं आगे, मौर्य काल में सार्थवाह किसे कहते हैं। तो जो व्यापारियों का काफिला या व्यापारियों का जो झुंड होता था उन्हें क्या कहते थे, सार्थवाह कहते थे। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में कासार्पण किस लिए प्रयोग किया जाता था। वस्तु खरीदने के लिए कासार्पण, जैसे इस टाइम हम लोग मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो उस टाइम कासार्पण होता था। चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत के किन राजाओं का उल्लेख अशोक के अभिलेख में मिलता है। तो वह 4 राज्य थे दोस्तों, चोल राजवंश, चेर था, पांड्य और सतीय पुत्र था।
ये जो 4 साम्राज्य थे इनकी जो जानकारी या इनके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है अशोक के शिलालेख से मिलती है। चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं इसमें अशोक के समय सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था। तो भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कौन सा? तुषास्क था। कौन था दोस्तों? तुषास्क था। अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है? तो 5 यवन शासकों का उल्लेख दोस्तों 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। चलते हैं आगे, अशोक के समकालीन मिस्र का राजा कौन था? तो दोस्तों कौन था? टालमी फिलाडेल्फ था। फिलाडेल्फ कौन था? टालमी फिलाडेल्फ था। अगला प्रश्न है, अशोक के राज्यारोहण के किस वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ? तो दोस्तों यह विवादित प्रश्न है, किस वर्ष में, यानी कि उसके राज्य अभिषेक के चौथे वर्ष हुआ था? तो 9वें वर्ष में। कितने वर्ष के बाद हुआ? तो यानी कि 8वें वर्ष के बाद 9वें वर्ष में हुआ था। इस बात को आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से कि पूछ क्या रहा है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिंदुसार की शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक किस प्रांत का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। कौन? अशोक था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद बिंदुसार के दरबार में हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़न भरा क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जो बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और आएगा आगे, उसे देख लेते हैं हम लोग। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न जो है, अशोक बिंदुसार की समय कहाँ का गवर्नर था? तो कहाँ गवर्नर था दोस्तों? उज्जैन का। कहाँ गवर्नर था? उज्जैन का। चलते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे जो अशोक बिंदुसार के समय कहाँ का गवर्नर था, जब नॉर्मल पूछेगा कि कहाँ का गवर्नर था तब तो उज्जैन का आएगा। लेकिन जब विद्रोह के बाद जब पूछेगा कि विद्रोह के समय अशोक कहाँ का गवर्नर था, तो कहाँ का था? अवंती का था। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कहाँ का था, जब पूछेगा बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह की बात बोलेगा तो कहाँ की? अवंती की बात आएगी। लेकिन जब उस तरह नॉर्मल पूछेगा तो हम लोग कहाँ का बताएंगे? उज्जैन का, क्योंकि जब विद्रोह हुआ था तो अशोक को वहाँ पे शिफ्ट किया गया था, भेजा गया था उस विद्रोह को दबाने के लिए। चलते हैं आगे, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने दी थी। चलते हैं आगे, अशोक के अभिलेख सबसे पहले खोजे गए थे, जो खोजे गए थे कब खोजे गए थे? 1750 में टी फैल्कनर ने खोजी थी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल का राजकीय सिक्का तो पण था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को राजकीय सिक्का और उस टाइम का प्रमुख सिक्का था, इसी को पण कहा जाता था। और इसी को आगे देखते हैं। और इसी को क्या कहा जाता दोस्तों? याद नहीं आ रहा इसी को, और बाकी 2-3 नामों से जाना जाता था। चलते हैं आगे, ये चांदी का सिक्का होता था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की लेखन शैली किस शैली पर आधारित थी? तो संस्कृत भाषा यानी कि इस पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल का प्रधान उद्योग था? तो वह सूत काटना था दोस्तों, उस टाइम सूत का प्रचलन बहुत अधिक था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। दोस्तों वहाँ पे पूछा था बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था, और यहाँ पे किस संप्रदाय का अनुयायी था, बात को ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आगे, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों कौन किया था? अशोक ने किया था। चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है रुक्मिणीदेवी का अभिलेख है। अगला, मौर्य काल में बिक्री कर के रूप में मूल्य का कौन सा भाग वसूला जाता था? दोस्तों तो 10वां भाग वसूला जाता था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को कहा जाता था? गुण पुरुष कहा जाता था। नंदवंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त ने किसकी सहायता ली थी? तो वह दोस्तों कौन था?
कश्मीर का राजा प्रवर्तक की सहायता ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लीजिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न है, वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कुल कितने राजा हुए? वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कुल 9 राजा हुए। सॉरी, देख ली, कुल कितने राजा हुए? 9 राजा हुए। अगला है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता प्राप्त की गई थी जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में। अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता था? बिंदुसार को, जिसे शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, आज रहा हम लोगों के 40 प्रश्नों का सीरीज़। अगली बार हम लोग इससे आगे जो भी कक्षाएं हैं लेकर आएंगे। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और एग्जाम में सारे क्वेश्चनों को जाने से पहले एक बार ज़रूर देख के जाएं। धन्यवाद।